अब बात कांग्रेस की मुस्लिम पॉलिटिक्स की, जो वो बैकडोर से कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात विधानसभा चुनाव में मंदिर मंदिर घूमने वाले राहुल गांधी 2019 में मुस्लिम कार्ड खेलने वाले हैं, लेकिन इस बार वो खुलकर नहीं बल्कि बैकडोर से मुसलमानों से समर्थन लेने की कवायद में जुटे हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उदारवादी मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग की। इस बैठक में कई क्षेत्रों में काम करने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल थे। हालांकि कांग्रेस ने इस मुलाकात को सामाजिक संगठनों से मुलाकात का हिस्सा बताया है और कहा है कि इस दौरान पब्लिक पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। पब्लिक पॉलिसी पे हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि जो लोग थे वो सब पब्लिक पॉलिसी के लोग थे। कुछ लॉयर्स थे, कुछ हिस्टोरियंस थे, यूनिवर्सिटी इंटेलेक्चुअल्स थे। तो पब्लिक पॉलिसी पे बात हुई। जब पब्लिक पॉलिसी पे बात होती है तो कहीं पर पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में भी बात होती है, कहीं पर जो आजकल के सोशल इश्यूज हैं उन पर भी बात होती है, जो आजकल इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया की है, हमारे देश की है, उस पर भी बात होती है। कांग्रेस नेता जरूर इस बैठक पर हुई चर्चा का विषय पब्लिक पॉलिसी बता रहे हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने राहुल को कई सलाहें दी, जिसमें उन्होंने कहा कि मूल सिद्धांतों से भटकने की वजह से मुस्लिम समाज कांग्रेस से दूर हो गया है। कांग्रेस को 60-70 के दशक के सिद्धांतों पर लौटने की जरूरत है। कम्युनिटी की बात करने पर विरोधियों को मौका मिलता है, इसलिए पार्टी को गरीबों की बात करनी चाहिए। बुद्धिजीवियों ने राहुल से कहा कि कांग्रेस में सिर्फ 4% दाढ़ी टोपी वाले मुस्लिमों की बात होती है, जो हलाला, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन 96% मुसलमानों के वही मुद्दे हैं जो बाकी देश के मुद्दे हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना कि कांग्रेस से गलती हुई है। साफ है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी को मजबूत करने के लिए मुसलमानों के समर्थन पाने की कवायद में है, लेकिन बीजेपी राहुल की मंशा पर ही सवाल खड़े कर रही है। ट्रिपल तलाक पर उनका स्टैंड क्या है, ये देश को उनको बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि क्या उसी रास्ते पर वो हैं जिस तरह मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि भारत के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। चुनावों में लगातार गिरता ग्राफ कांग्रेस के लिए चुनौती है और इसी चुनौती से पार पाने के लिए राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों के साथ साथ मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कवायद में जुटे हैं। लेकिन कांग्रेस को वोटों के ध्रुवीकरण होने का भी डर सता रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस बैकडोर मुस्लिम पॉलिटिक्स के जरिए 2019 को साधने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार की सियासत के लिए गुरुवार का दिन बेहद अहम है। वजह है नीतीश अमित शाह की बहुप्रतीक्षित मुलाकात। बीजेपी जेडीयू तो छोड़िए, विपक्ष भी इस मुलाकात पर टकटकी लगाए हुए है। सवाल बस एक ही, मुलाकात होगी, क्या बात बनेगी? राजधानी पटना सज धज कर तैयार है। सड़कें और गलियां पोस्टरों और झंडों से अटी पड़ी हैं। तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। अतिथि ऐसा है जिसका बीजेपी को भी इंतजार है और जेडीयू को भी। दोनों धड़े उम्मीदों से भरे पड़े हैं, क्योंकि अगले कुछ घंटों के बाद यहां अमित शाह आने वाले हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। दो जलपान और भोजन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। विस्तारक जो हमारे शक्ति केंद्र प्रभारी हैं और जो सोशल मीडिया के लोग हैं, 3 कार्यक्रम इस हॉल के अंदर। बीजेपी खुश है क्योंकि सूबे की सरकार में लौटने के बाद पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। लेकिन मिशन 2019 को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है, ये पूछने पर चुप्पी साध ले रहे हैं। ये सब तो पता नहीं है, और इसके बाद अमित शाह जी बता सकते हैं कि उनकी क्या बातचीत होगी, क्या बात नहीं होगी। सीटों को लेकर होने वाले समझौते पर बीजेपी भले ही चुप हो, जेडीयू काफी उत्साहित दिख रही है। उन्हें उम्मीद है कि हर मसले का हल हो जाएगा और दोनों दलों के बीच सीट को लेकर फंसी पेच भी सुलझ जाएगी। सब मिल करके और एनडीए का शासन बनाना है दिल्ली में, और बिहार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में 40 की 40 सीट जीत करके जाना है। कौन जीता हुआ सीट है, कौन हारा हुआ सीट है, भविष्य के गर्भ में है। जब शीर्ष नेता बैठेंगे, जब दिल मिल गया तो सब तय हो जाएगा, चिंता का विषय नहीं है।
सिर्फ जेडीयू ही नहीं, बीजेपी आलाकमान भी यही चाहती है कि दोनों दलों के बीच की दूरियां मिट जाएं। लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह एनडीए से नीतीश को दूर करना नहीं चाहेंगे। वैसे विपक्ष ने मुलाकात से पहले ही हमला तेज कर दिया है। भद पिटेगी भारतीय जनता पार्टी, लल्लीपप दिखा करके 2019 तक आपको रखेगी। और कुछ हासिल होना नहीं है। जदयू में जो आग लगी है, जदयू ताश की पत्ते की तरफ बिखर जाएगी आने वाले। हालांकि नीतीश को मनाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि पेच सिर्फ सीटों की संख्या पर ही नहीं फंसी है, बल्कि पसंदीदा सीटों पर भी है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी 22 सीट, एलजेपी 6 सीट और आरएलएसपी 3 सीट यानी कुल मिलाकर 31 सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की थी। वहीं 4 सीटों पर आरजेडी, 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर एनसीपी ने जीत हासिल की, जबकि जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें हाथ लगी थी। अब 2019 में साथ लड़ने के लिए जेडीयू को सीटें तो चाहिए ही, साथ ही ये भी जरूरी है कि एनडीए सिर्फ अपनी हार वाली सीट कहीं जेडीयू के नाम न कर दे, क्योंकि जिस सीट पर मोदी लहर में फतह हासिल नहीं हुई, वहां अब आसानी से जीत मिलनी मुमकिन नहीं है। ऐसे में डिनर पर नीतीश से शाह की मुलाकात दोनों दलों के लिए बेहद अहम है। साथ ही आगे के सियासत का दारोमदार भी इसी मुलाकात पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पीएम मोदी और बीजेपी एमएसपी बढ़ाने के फैसले की फसल काटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। निशाने पर है 2019 का आम चुनाव। इसीलिए जब मोदी पंजाब किसानों के बीच पहुंचे तो किसानों की भरपूर जय जयकार की। आप देश के अन्न भंडारों को रिकॉर्ड पैदावार से भर रहे हैं। उसके लिए मैं मेरे देश के किसानों को, आप सबको सर झुका करके नमन करता हूं। जी हां, पीएम मोदी देश के किसानों की तारीफ में कसीदे गढ़ रहे हैं और अन्नदाताओं को उनकी मेहनत के लिए सलाम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट पंजाब में किसानों की बड़ी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया। एनडीए की सरकार बनी तो तय किया कि 2022 तक हमारे किसानों की आय, आप सभी की आय, देश के किसानों की आय को 2 गुना करने की हम कोशिश करेंगे। पीएम मोदी ने किसानों को दी गई 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बम्पर इजाफे को भी दोहराया। खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बहुत बड़ी बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, पिछले 4 साल में किसानों की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकार को जमकर कोसा। किसान हमारे देश की आत्मा है। किसान हमारा अन्नदाता है। कांग्रेस ने हमेशा किसान के साथ धोखा किया, झूठ बोला। खुद के परिवार के लिए तो बेहतरीन से बेहतरीन बनाते गए। किसानों के लिए घोषणाएं तो बहुत की गई, लेकिन कांग्रेस ने सपने एक ही देखे और वो सपने भी एक ही परिवार को पूरा करने के लिए काम आते रहे। कांग्रेस को और उनके सहयोगियों की नींद उड़ गई है। किसान चैन से सो जाएं, ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। पीएम मोदी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कृषि विकास दर जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, 27 सालों में कृषि विकास दर इस देश का सबसे निचले स्तर पर है। क्या मोदी जी ये भी बताएंगे कि जो फर्टिलाइजर्स की जरूरत पड़ती है किसानों को, उसमें 24% बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 महीने में? क्या मोदी जी किसानों को बताएंगे किस तरीके से यूरिया के दाम बढ़े हैं? खैर, सियासी वार पलटवार तो तेज होंगे ही, क्योंकि 2019 नजदीक है और किसानों को साधने के लिए बीजेपी के लिए पंजाब सबसे जरूरी है,
क्योंकि राज्य में करीब 90% किसान खरीफ फसल का उत्पादन करते हैं, यानी किसानों के लिए गए सरकार के फैसले का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब के किसानों को होने वाला है। यही कारण है कि पीएम मोदी यहां से पूरे देश के किसानों को साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रियल लाइफ में आपने कई बार बाहुबली देखे होंगे। चलिए अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाते हैं जो रियल लाइफ में बाहुबली है और सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरे महादेश में उनकी तूती पोती है। हजार पन्ने की किताब का मिनट भर में चीथड़ा, बाजुओं की शक्ति के सामने बेदम हो जाता है लोहा, हाथ की ताकत के सामने तवा करता है त्राहिमाम, फूंक से फट जाता है हॉट वाटर प्लेटर। जी हां, ये रियल बाहुबली है, जिसके सामने बेसबॉल का ये स्टिक भी दम तोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लेता। लोग इसे एशिया का आयरन मैन कहते हैं। नाम है मनोज चोपड़ा। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले मनोज ने अपने हुनर से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में शोहरत हासिल की है। मनोज चोपड़ा ने कई मेडल और रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। I hold number 1 in India, number 1 in Asia, and number 14 in the world. बाहुबली मनोज के हुनर की दीवानगी आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भी देखने को मिली। यहां बाहुबली के पावर शो से बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए। मनोज चोपड़ा देश के इकलौते पावर शो मैन हैं, जिन्होंने विदेशों में भी तिरंगे को बुलंद किया। I'm the only Indian who went for the world's strongest man competition. I took our country flag and I had the opportunity to do that. I'm so happy. अब एशिया के बाहुबली के बारे में भी जान लीजिए। मनोज चोपड़ा 1996 में एक टीवी शो से प्रेरित हुए। 2000 में चेन्नई में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन में हिस्सा लिया, फिर एशिया स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में शिरकत की और खिताब अपने नाम किया। 2004 में कनाडा में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन के हिस्सा बने, जहां 14वें पायदान पर रहे। हालांकि एशिया में टॉप रहने वाले मनोज दुनिया के नंबर 1 पावर शो मैन बनने से चूक गए, जिसका उन्हें मलाल है। लेकिन अब उनका बेटा भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। उन्हें उम्मीद है कि इनका सपना अब उनका बेटा पूरा करेगा। फिलहाल पूरे देश को बाहुबली मनोज पर नाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।